इस स्रोत सामग्री पर हमारी आज की इस गहन चर्चा में सुनने वालों का स्वागत है। आज का हमारा विषय सच में उस दिशा को तय कर रहा है जिस ओर हमारी पूरी तकनीकी दुनिया बढ़ रही है। बिल्कुल। और आज हम जिस रिसर्च और लेख पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है द आर्किटेक्ट ऑफ एक्शन, द एवोल्यूशन ऑफ एआई एजेंट्स। हाँ, और अगर इस पूरी चर्चा के मिशन की बात करें तो मतलब हमें ये समझना है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ डेटा का विश्लेषण करने वाली तकनीक से बहुत आगे निकल चुका है। एकदम सही कहा। एक समय था जब एआई सिर्फ हमें जानकारी देता था। राइट। स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स या प्रिडिक्शंस दिखा देता था जिसे हम लोग पैसिव एनालिटिक्स कहते हैं। लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है वो एक्टिव इंटेलिजेंस का है। यानी मशीन अब केवल सलाह नहीं दे रही हैं, बल्कि वो खुद फैसले ले रही हैं और असल दुनिया में काम कर रही हैं। ये शिफ्ट कितना बड़ा है, आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये संदर्भ सेट करना यहाँ बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में हर बिजनेस स्मार्ट ऑटोमेशन की ओर तेजी से भाग रहा है। आज की दुनिया में डेटा इतना ज्यादा है और मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा है कि इंसानी क्षमता के लिए हर एक डेटा पॉइंट का एनालिसिस करके तुरंत फैसला लेना लगभग असंभव हो गया है। असंभव ही है एक्चुअली। कोई कितना डेटा पढ़ लेगा एक दिन में। एग्जैक्टली। और इसी जरूरत ने एआई एजेंट्स को मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया है। ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि ये एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने का एक तरीका है। जब इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की बात आती है तो ये एजेंट्स उस दिशा में सबसे मजबूत स्तंभ साबित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब हम ऑटोमेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए जैसी चीजें आती हैं। सुनने वालों के लिए ये अंतर समझना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, आरपीए का मॉडल काफी अलग होता है। बिल्कुल। पारंपरिक ऑटोमेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट्स पर काम करता है। अगर सिस्टम को इनपुट ए मिलता है तो वो बी करेगा, लेकिन अगर इनपुट ए प्लस आ गया तो वो पुराना सिस्टम सीधे क्रैश हो जाएगा या एरर दे देगा। वो नए सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता। सही कहा। इस रिसर्च का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि एआई एजेंट्स इस पुराने ढांचे को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ये ऐसे ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एडवांस रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं और बिना किसी हार्ड कोडेड नियम के अपने टारगेट तक पहुंचने का रास्ता खुद ही खोज लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा बारीक अंतर समझना होगा। बिना हार्ड कोडेड नियम का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेकाबू हैं या कुछ भी कर रहे हैं। राइट। उनका भी एक स्ट्रक्चर तो होता ही है। बिल्कुल। दरअसल वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटिन्यूअस साइकिल यानी निरंतर चक्र पर काम करते हैं। इस लेख में इस साइकिल के 4 बेहद महत्वपूर्ण चरण बताए गए हैं जो इन एजेंट्स की वर्किंग का आधार है। इसका पहला चरण परसेप्शन या धारणा है, यानी आसपास के डेटा को समझना। हाँ, पारंपरिक सॉफ्टवेयर सिर्फ उस डेटा को पढ़ता है जो उसे डायरेक्ट फीड किया जाता है, लेकिन एक एआई एजेंट कई अलग अलग सोर्सेज से एक साथ डेटा इकट्ठा करता है, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड ईमेल्स हो गए, लाइव सेंसर डेटा हो गया या मार्केट फीड्स, और उस पूरे एनवायरनमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट निकालता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। एक बार जब उसने एनवायरनमेंट को समझ लिया तो दूसरा फेज आता है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। ये वो जगह है जहां असल जादू होता है, मैं कहूंगी। जादू कह लीजिए या एडवांस कंप्यूटिंग। हाँ, तो एजेंट अलग अलग पॉसिबल रास्तों का इवैल्यूएशन करता है। वो देखता है कि किस कदम से सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और फिर आता है तीसरा फेज, एक्शन या कार्रवाई। ये मुझे सच में सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। एजेंट सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजकर नहीं रुक जाता कि शायद आपको ये करना चाहिए। वो सीधा एपीआईज के जरिए दूसरे सिस्टम से जुड़ता है और उस काम को खुद अंजाम दे देता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इस साइकिल के चौथे फेज यानी लर्निंग की बात ना करें तो ये पूरा विश्लेषण अधूरा रह जाएगा। लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मुझे यहाँ। ये फेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है एक्चुअली। जब एजेंट कोई एक्शन लेता है तो वो उसके रिजल्ट्स का बहुत डीपली एनालिसिस भी करता है। अगर उसका लिया गया फैसला उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना सोचा गया था तो वो अपने न्यूरल नेटवर्क में उस फीडबैक को शामिल कर लेता है। यानी वो अपनी गलतियों से सीखता है। एग्जैक्टली। अगली बार जब वैसी ही सिचुएशन सामने आएगी तो उसका डिसीजन और भी ज्यादा एक्यूरेट होगा।
ये कंटिन्यूस लूप है जो हर आइटरेशन के साथ सिस्टम को और ज्यादा समझदार बनाता जाता है। यहाँ से ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आखिर ये एजेंट्स आज के समय में इतने ज़रूरी क्यों बन गए हैं। इसे सिर्फ एक टेक्निकल लेवल पर ना रखते हुए चलिए उन रियल रीजंस पर बात करते हैं जो सोर्स में बताए गए हैं, जैसे कि ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग, यानी बिना इंसानी दखल के फैसले लेना। जब हम हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ मिली सेकेंड्स में फैसले लेने होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फाइनेंस सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन का ले सकते हैं हम। ओह हाँ, फ्रॉड डिटेक्शन। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पर एक ऐसा ट्रांजैक्शन आता है जो एक नए तरह के फ्रॉड पैटर्न से मैच करता है, एक ऐसा पैटर्न जिसे पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं है। कोई भी इंसान या पुरानी आरपीएस स्क्रिप्ट उसे नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उस नए फ्रॉड के लिए तो नियम अभी लिखे ही नहीं गए हैं ना। सही पकड़ा आपने। लेकिन एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट रियल टाइम में यूजर की लोकेशन, उसके खर्च करने के पुराने तरीके और ग्लोबल लेवल पर चल रहे फ्रॉड ट्रेंड्स का एक साथ एनालिसिस करके उस ट्रांजैक्शन को उसी सेकंड में ब्लॉक कर देता है। यहां स्पीड और खुद फैसला लेने की क्षमता ही सब कुछ है। ये तो हुई स्पीड के बाद, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो है मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सच में फैसिनेटिंग है। अक्सर हम सोचते हैं कि एआई सिर्फ एक सवाल का एक जवाब दे सकता है, लेकिन ये रिसर्च अब बताती है कि कैसे ये एजेंट्स एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स काम को छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो सोर्स में भी दिया गया है। ट्रैवल आइटिनरी, यानी यात्रा की प्लानिंग करना। हाँ, वो एग्जाम्पल इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। मैं कहूंगा कि मल्टी स्टेप का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि एजेंट को सिर्फ इतना बताया गया है कि अगले हफ्ते एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अब एजेंट खुद तय करता है कि मीटिंग्स के हिसाब से कौन सी फ्लाइट सही रहेगी। वो फ्लाइट बुक कर लेता है, लेकिन असल चैलेंज तब आता है जब अचानक कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, जो कि नॉर्मल जिंदगी में बहुत आम बात है। बिल्कुल। एक नॉर्मल सिस्टम क्या करेगा? वो बस एक अलर्ट भेज देगा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। लेकिन एआई एजेंट क्या करेगा? वो तुरंत एक नई फ्लाइट खोजेगा। अगर नई फ्लाइट का टाइम अलग है तो वो एयरपोर्ट से होटल जाने वाली कैब का टाइम खुद बदल देगा। वो होटल को लेट चेक इन का मैसेज भेज देगा और अगली सुबह की मीटिंग के कैलेंडर इनवाइट्स को भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। इस एग्जाम्पल को सुनकर तो यही लगता है कि काश ये एआई एजेंट्स छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ इस बात पर भी नेगोशिएट कर पाते कि आज रात के खाने में क्या खाना है। वो शायद सबसे मुश्किल मल्टी स्टेप प्रॉब्लम है। बिल्कुल सच कहा। अगर कोई एआई ये सुलझा लेना तो वो सच में इस सदी की सबसे महान तकनीक होगी। लेकिन मजाक से हटकर अगर हम इसी मल्टी स्टेप या बहुचरणीय समस्या समाधान को एक एंटरप्राइज लेवल पे देखें तो इसका इम्पैक्ट बहुत विशाल है। टास्क ऑटोमेशन और वर्कफ्लो में ये एजेंट्स पूरी सप्लाई चेन को रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। सप्लाई चेन तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बहुत ज्यादा। मान लीजिए कि किसी इंटरनेशनल पोर्ट पर अचानक स्ट्राइक हो गई है और वहां से आने वाला रॉ मटेरियल अटक गया है। अब एक एआई एजेंट इस न्यूज को प्रोसेस करेगा और तुरंत ये देखेगा कि कंपनी के पास कितना स्टॉक बचा है। फिर वो चेक करेगा कि दुनिया भर में और कौन से सप्लाईज अवेलेबल हैं और नई शिपिंग में कितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। और सिर्फ चेक नहीं करेगा, वो एक्शन भी लेगा, राइट? एग्जैक्टली। वो खुद ब खुद नए सप्लायर को ऑर्डर भी प्लेस कर देगा और ये सब कुछ बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के हो रहा है। एजेंट नए सप्लायर को खोजता है तो वो अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स या अचानक आई सिचुएशन से निपट रहा होता है। वो सिर्फ पुराना डेटा पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो करंट केओस के बीच से रास्ता निकाल रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बहुत ही बेसिक सवाल खड़ा होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, वो अकेले हवा में तो काम नहीं कर सकती। उसे करंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करना होगा। एकदम सही पहचाना आपने। और इसीलिए सोर्स मटेरियल में सीमलेस इंटीग्रेशन को एक बहुत बड़ा मेन पिलर माना गया है। कॉर्पोरेट दुनिया में डेटा हमेशा अलग अलग साइलोज में बटा होता है। हाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। सही कहा। कुछ डेटा 20 साल पुराने मेन फ्रेम सर्वर्स पर पड़ा होता है, कुछ आज के क्लाउड पर होता है और कुछ सीआरएम सिस्टम्स में होता है। तो एआई एजेंट्स को इन सभी के बीच एक पुल का काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक ब्रिज की तरह। हाँ, वो अलग अलग एपीआईज के साथ इंटरैक्ट करके ये मेक श्योर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो बिना रोके चलता रहे। वो एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह उखाड़ कर फेंकने के बजाय उसे ही और ज्यादा स्मार्ट बना देते हैं।
तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये काम कैसे करते हैं और क्यों इतने ज़रूरी हैं। लेकिन रिसर्च इस बात पर भी फोकस करती है कि सभी एआई एजेंट्स एक जैसे नहीं होते। उनके काम की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इन्हें मेनली 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आते हैं रिएक्टिव एजेंट्स। ये सबसे बेसिक वाले होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बेसिक लेवल पर रिएक्ट करते हैं। जो इनपुट मिला उस पर तुरंत आउटपुट दे दिया। ये अपने अंदर कोई पिछली मेमोरी या एनवायरनमेंट का कोई मॉडल स्टोर करके नहीं रखते। हाँ, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो रिएक्टिव सुनने में भले ही ऑर्डिनरी लगे, पर इनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहां हमें मिली सेकेंड्स में बिना सोचे समझे बस फास्ट रिएक्शन चाहिए होता है, जैसे कि वेब सर्वर्स पर अचानक आए स्पैम ट्रैफिक को ब्लॉक करना, वहाँ यही एजेंट्स बेस्ट काम करते हैं क्योंकि इन्हें हैवी प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो है मॉडल बेस्ड एजेंट्स। ये उनसे एक लेवल ऊपर है। राइट, मॉडल बेस्ड एजेंट्स ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट का एक इंटरनल मैप या स्टेट अपने अंदर मेंटेन करके रखते हैं। उन्हें पता होता है कि बाहर दुनिया में चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं। अगर हम एक ऑटोनोमस ड्रोन का एग्जाम्पल लें तो वो सिर्फ सामने आने वाली रुकावटों पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने सॉफ्टवेयर में पूरे इलाके का एक 3D मॉडल बना रहा है और ये मेमोरी में रख रहा है कि वो पहले कहाँ से गुजर चुका है। और तीसरा टाइप जो इस लिस्ट में है वो है गोल बेस्ड एजेंट्स। इनकी पूरी कोडिंग और प्रोसेसिंग एक फिक्स्ड एंड गोल को अचीव करने के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब इनका फोकस बहुत क्लियर होता है। एकदम क्लियर। ये हर छोटा कदम उठाने से पहले कैलकुलेशन करते हैं कि क्या ये स्टेप उन्हें उनके मेन टारगेट के करीब ले जा रहा है या नहीं। जैसे कि किसी कुरियर कंपनी का लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर जो ये कैलकुलेट करता है कि 50 डिलीवरी ट्रक्स का राउट क्या होना चाहिए जिससे फ्यूल सबसे ज्यादा बचे। उनका टारगेट फिक्स्ड है, फ्यूल बचाना और टाइम पर डिलीवरी करना। और अब आता है चौथा और सबसे एडवांस टाइप, लर्निंग एजेंट्स। जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, ये लगातार अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते हैं। शुरू में शायद ये उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन टाइम के साथ ये अपने काम करने के तरीके को खुद ही ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। यही वो एजेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग हैं आज के टाइम में। बिल्कुल। अब अगर हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई होते हुए देखें तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनका असर बहुत क्लियर दिखता है। इस लेख में हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक के कई एग्जाम्पल्स मेंशन किए गए हैं। हेल्थ केयर वाला जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वो बहुत ही शानदार है। आज बड़े हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के रूप में एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक सिम्टम देखकर बीमारी गैस नहीं करते हैं। नहीं, वो जमाना गया। ये एक पेशेंट के रियल टाइम वाइटल्स, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री, पिछले 10 सालों के मेडिकल रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि ग्लोबली जो नई मेडिकल रिसर्च पब्लिश हो रही है, उन सभी डाटा पॉइंट्स को एक साथ क्रॉस रेफरेंस करते हैं। ओह वाओ! एक इंसान के लिए, चाहे वो कितना भी सीनियर डॉक्टर क्यों ना हो, एक साथ लाखों पन्नों की रिसर्च पढ़कर तुरंत नतीजा निकालना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक लर्निंग एजेंट लगभग इंस्टेंटली ऐसा करके डॉक्टर के सामने एक हाईली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान रख देता है। और फाइनेंस की दुनिया तो इन एजेंट्स के बिना अब लगभग अंधी सी लगती है। मैं आम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। हम यहाँ ऐसे ऑटोनोमस पोर्टफोलियो मैनेजर्स की बात कर रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते हैं, दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स का एनालिसिस करते हैं और तुरंत ये भाप लेते हैं कि कल सुबह कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। वो रिस्क मैनेजमेंट को रियल टाइम में एडजस्ट कर लेते हैं। सही बात है। स्टॉक मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है और यहाँ मशीन्स का कोई मुकाबला नहीं है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सभी फायदों को एक जगह समराइज करें तो तस्वीर काफी क्लियर हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा तो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता पर है। उसमें तो डायरेक्ट जंप दिखता है। हाँ, जब डे टू डे के मैनुअल और कॉम्प्लेक्स काम ये एजेंट्स हैंडल कर लेते हैं तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो पूरी तरह से स्ट्रेटेजी और नए आइडियाज पर फोकस कर सकता है। इसके अलावा ऑपरेशंस को स्केल करना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी का बिजनेस अचानक से डबल हो गया, तो उन्हें रातों रात डबल लोग हायर नहीं करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। एजेंट्स बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली उस लोड को मैनेज कर लेंगे बिना सोचे हुए। लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर हमें उस रियलिटी चेक को भी देखना होगा जो इस सोर्स मटेरियल में बहुत क्लियर शब्दों में हाईलाइट की गई है। ये सब कुछ मैजिकल तरीके से रातों रात या बिना किसी प्रॉब्लम के सेटअप नहीं हो जाता। चैलेंजेस तो हमेशा होते ही हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी, क्योंकि ये एजेंट्स जबरदस्त मात्रा में डेटा कंज्यूम करते हैं। इसलिए कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर डेटा के फ्लो को सिक्योर रखना एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है।
हाँ, और सिस्टम इंटीग्रेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमने पहले कहा था कि ये सीमलेस इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा इतनी स्मूथ नहीं होती। मान लीजिए कि बैंक का कोई 20 साल पुराना सिस्टम है। जिसे मेनफ्रेम कहते हैं। हाँ, उस पुराने आर्किटेक्चर को आज की मॉडर्न क्लाउड टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं समझती। तो उस हैवी लेगेसी सिस्टम के साथ एक एडवांस्ड एआई एजेंट को जोड़ना आईटी टीम्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चैलेंज है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और गवर्नेंस की। हम इन एजेंट्स को पूरी तरह से बस उनके हाल पर छोड़कर भूल नहीं सकते। अगर एक लर्निंग सिस्टम लगातार बाहर से नया डेटा ले रहा है और सीख रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो डेटा ले रहा है वो करप्ट या बायस नहीं है? ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसीलिए डेटा गवर्नेंस के स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें कॉन्स्टेंटली ये मॉनिटर करना पड़ता है कि एजेंट की लर्निंग प्रोसेस किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही है। और यहीं पर आता है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का क्वेश्चन आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई एआई एजेंट रियल टाइम में शेयर मार्केट में एक ऐसा ट्रेड कर देता है जिससे करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वहाँ इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर उस सिस्टम ने वो पर्टिकुलर पॉइंट पर फैसला क्यों लिया, क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल्स ना अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर का लॉजिक किसी को नहीं दिखता। हाँ, जहाँ अंदर क्या प्रोसेसिंग हुई ये खुद उन डेवलपर्स को भी समझ नहीं आता जिन्होंने उसे बनाया है। और यही सबसे बड़ा रिस्क है। जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो सिस्टम को डीबग करना और टेक्निकल लेवल पे उसे ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हाँ। इसीलिए इन एडवांस सिस्टम्स में एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रॉन्ग ऑडिट ट्रेल का होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट बताई गई है रिसर्च में। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पैसिव एनालिटिक्स से एक्टिव इंटेलिजेंस का सफ़र रहा है, ये टेक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एआई एजेंट्स ने डेटा को सिर्फ देखने की चीज़ से बदलकर उस पर डायरेक्ट एक्शन लेने वाले एक पावरफुल टूल में बदल दिया है, जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। बिल्कुल। परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, एक्शन और लर्निंग का ये जो लूप है, ये आने वाले हर स्मार्ट सिस्टम का बेस बनने जा रहा है, चाहे वो सप्लाई चेन को ठीक करना हो या कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑपरेशंस को संभालना हो। ये एजेंट्स लगातार प्रूव कर रहे हैं कि वही फ्यूचर के असल आर्किटेक्ट्स ऑफ एक्शन है। इस पूरी डीप टेक्निकल चर्चा के बाद इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिस पर सोर्स मटेरियल ने भी एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अगर हम इस एक्टिव इंटेलिजेंस के एब्सोल्यूट फ्यूचर को इमेजिन करें, जहां एआई एजेंट्स ना सिर्फ मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि खुद प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं और बिना किसी इंसानी दखल के उन्हें सॉल्व भी कर रहे हैं, जो कि लगातार सीख भी रहे हैं। हाँ, लर्निंग एजेंट्स की बात कर रहा हूं। तो एक समय बाद जब एक लर्निंग एआई एजेंट लगातार खुद को बदल रहा है और अपने एक्सपीरियंस से नया बन रहा है, और तब वो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट फैसला लेता है जिसका रिजल्ट बहुत बुरा या अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसकी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी आखिर होगी किसकी? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। क्या उसकी जिम्मेदारी उस इंजीनियर की होगी जिसने उसे पिछले साल कोड किया था, या उस एआई की जो आज अपने लगातार एक्सपीरियंस के बाद एक पूरी तरह से अलग एंटिटी बन चुका है? एक ऐसी दुनिया में जहां मशीन इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, वहां इंसानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन कहां ड्रॉ की जाएगी? ये सच में एक ऐसा थॉट है जो होश उड़ा देता है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सिर्फ मशीन्स को स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि वो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हिला देता है कि कल को हमारे काम की और हमारी अकाउंटेबिलिटी की परिभाषा क्या होगी। ये डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को सोचना चाहिए। खैर, इसी एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम इस स्रोत सामग्री पर हमारी आज की इस गहन चर्चा को यहीं रैप अप करते हैं। मुझे भी इस डिस्कशन में बहुत मजा आया है। मुझे भी इस सब्जेक्ट की इतने कॉम्प्लेक्स लेयर्स को खोलने और इन एक्टिव एजेंट्स की रियल पावर को समझने में आज काफ़ी कुछ नया मिला। हमें पूरी उम्मीद है कि इस डीप एनालिसिस से सुनने वालों को भी इस टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज़ और उसके आने वाले चैलेंजेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नए आइडियाज़ को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए और इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।